Recording in progress. चलो है ना, कुछ कुछ बेसिक बातों से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? टैक्सेशन। कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है ये? 100 मार्क्स का। मुझे बताओ टैक्स का मतलब क्या होता है? हाँ किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। क्यों देते हैं गवर्नमेंट को टैक्स? गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है? क्या बोला? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह करने के लिए। अच्छा, इंफ्रा के लिए। ओके, क्या सर्विसेज? हॉस्पिटल्स, रेलवे, गवर्नमेंट स्कूल, ये रोड्स कौन बनाता है? ठीक है, और हाँ वो इंफ्रा में आ गया। ठीक है, और साफ सफाई मेंटेन करने के लिए, है ना, हमें जो जरूरी चीजें हैं वो गवर्नमेंट बाहर से खरीदती है। ठीक है, बेसिकली कंट्री को रन करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये सारे काम या इसके अलावा भी बहुत सारे काम गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसे। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा। अब गवर्नमेंट को पैसे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? गवर्नमेंट लोन ले सकती है क्या? ले सकती है, गवर्नमेंट लोन ले सकती है। गवर्नमेंट खुद से भी पैसे कमा सकती है क्या? अगर मुझे पैसे चाहिए तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि कहाँ से कमाऊं, है ना। तो गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट के दिमाग में भी आ सकता है क्या कि कहाँ से कमाऊं? नहीं, गवर्नमेंट पैसे नहीं कमा सकती। क्या है? हाँ, गवर्नमेंट के पास खुद अर्न करने के भी क्या है? सोर्सेस हैं, जैसे कि रेलवे, जैसे कि इंडियन पोस्ट। ठीक है, और भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं बहुत सारी, है ना। तुम लोग तो बीसीके पढ़कर आए हो, अब नए वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पर तुम लोग तो पढ़कर आए हो ना बीसीके। बीसीके में 3rd चैप्टर। हाँ ठीक है, अब लोन भी ले लिया, खुद से भी पैसे कमा लिए, और चाहिए तो टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करेगी? टैक्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट के पास पावर है टू कलेक्ट टैक्स? क्योंकि बिना पावर के गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। ये किसने बोल दिया कि बिना पावर के गवर्नमेंट टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती? गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है। सबसे मेन कौन है इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज मना की है तो वो हम नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, है ना। तो टैक्स जनता से कलेक्ट करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को देगा। अगर वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को नहीं दी तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। तुम लोगों को पता है अच्छा अभी आएंगे अपन दो तरीके के टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पर जीएसटी का सुना तो होगा तुम लोगों ने, है ना। तुम लोगों को पता है जब जीएसटी आया था तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ा था, फिर जीएसटी लॉ पास हुआ था। क्योंकि जीएसटी एक नया लॉ था, गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं थी कि वो जीएसटी लॉ बना सके।
तो पहले क्या अमेंड किया था? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या अमेंड किया, फिर क्या लेकर आए थे? जीएसटी लॉ। ठीक है, इसीलिए जीएसटी आने में बहुत समय लग गया था। ठीक है, चलो तो कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं अपन। कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा देख, नोट्स एक मिनट खोल लो अपने सामने। एक सेकंड दो मुझे, मैं भी नोट्स निकाल लेती हूँ। चलो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना बेटा, जैसे किसी भी एक्ट के अंदर क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं। ठीक है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 265। 265 आर्टिकल बोलता है नो टैक्स कैन बी levied in place or collected without a law made by the government. ठीक है, put in place and collected without a law made by government. ठीक है, मतलब जब तक लॉ नहीं बनता तब तक कोई भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट लॉ बनाए बिना नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा, अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? डेमोक्रेटिक है, पर बटी हुई है ना, पावर जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, है ना। अब जो लॉज है, टैक्स तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, कौन सी वाली गवर्नमेंट को पावर है कि वो टैक्स कलेक्ट करे, लॉ बनाए? ठीक है, तो देखो आर्टिकल नंबर 246, ठीक है, के अंदर 7th शेड्यूल है ना, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लिस्ट बनी हुई है। 7th शेड्यूल के अंदर क्या बनी हुई है बेटा? 3 लिस्ट, 3, है ना। पहली लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस के लिए लॉज बना सकता है, कौन कौन से लॉज बना सकता है, वो पावर है। सेकेंड लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से लॉज बना सकती है, वो पावर है। और थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों गवर्नमेंट कौन कौन से लॉज बना सकती है, वो पावर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, मैंने जब प्री बैच लिया था तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया भी था, एक बार और दिखाती हूँ। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल मेरे पास है यहाँ पे। देखा है तुम लोगों ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, नहीं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, ये तो सुना होगा ना। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इसके अंदर जाए अपन, तो ये कंटेंट है, लिस्ट बनी हुई है आर्टिकल्स। देखो कौन से आर्टिकल में कौन सी बात है, ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है,
इंडेक्स है ये। अपन ने कौन सा आर्टिकल नंबर पढ़ा? हाँ, अभी ये तो कंटेंट्स ही है। सिर्फ हेडिंग ही पढ़ रही हूँ मैं, अभी उसके अंदर नहीं जाएंगे अपन। 265 टैक्स नॉट टू बी इम्पोज सेफ बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगी तब तक टैक्स लेवी इम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर अपन कौन से आर्टिकल में गए? 246। अब मैं तुम लोग को 246 दिखाती हूँ, रुको। देख, ये 246 आर्टिकल है ना? इसमें 3 लिस्ट का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, ये देखो। लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल, लिस्ट 3 ऑफ द 7th शेड्यूल और लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल। ठीक है, लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट कहलाती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन कौन से लॉज बनाने की पावर दी हुई है। लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें दोनों को पावर दी गई है। एंड लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल स्टेट लिस्ट है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन से लॉज बना सकती है वो पावर दी गई है। ठीक है, अब अगर हम 7th शेड्यूल निकालें, बहुत नीचे जाना पड़ेगा अपन को। ये कौन सा शेड्यूल है? 2nd है ना? 6th चल रहा है, 6th बहुत बड़ा है। 6th, ये 6th ही चल रहा है। खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये देखो, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए लॉ कौन बना सकता है? 7th शेड्यूल का लिस्ट 1 है ना? ये सारे लॉज कौन बना सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हमें टैक्स से मतलब है, तो हम जाएंगे एंट्री नंबर, इसी लिस्ट की एंट्री नंबर 82 देखेंगे। देखो 82 पे ध्यान दो, क्या लिखा है? देखो, टैक्स ऑन इनकम अदर देन, इनकम पर टैक्सेस कलेक्ट करने की जो पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है, क्योंकि उसकी पावर से क्या कर दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने हटा दिया। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स कलेक्ट करने की पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में, अगर अपन लिस्ट 2 में जाएंगे है ना, उसके एंट्री नंबर 46 में जाएंगे, तो उसमें एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने की पावर है। ठीक है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम पे अभी टैक्स नहीं लगाती। इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगता ही नहीं है। ठीक है, पर लगा सकता है तो कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया? ठीक है, तो जो टैक्स कलेक्ट करने की पावर आई है ना, अगर तुम लोग एंट्री नंबर 83 देखोगे तो वो भी एक टैक्स है, जो कि तुम लोग को अभी इंटर लेवल पे पढ़ना नहीं है। ठीक है, पर ड्यूटीज ऑन कस्टम्स, कस्टम ड्यूटीज,
है ना। ये पढ़ोगे कब? फाइनल में, आईडीटी में। ये अभी आईडीटी में इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ जीएसटी पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 82 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इनकम पे क्या लगा सके? टैक्स, ठीक है। चलो, इनकम टैक्स के अंदर और डिटेल में घुसने से पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जो टैक्सेशन है हमारा 100 मार्क्स का, ठीक है, ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये तो तुम लोग को समझ में आ गया कि टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट लेती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है? रन और मेंटेन करना है कंट्री को। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, ठीक है, सब कुछ करना है। उसके लिए उसको चाहिए पैसा, ठीक है। पैसा कलेक्ट करने की पावर कहां से मिली? कॉन्स्टिट्यूशन से। ये क्लियर हो गया। अब जो टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, वो दो तरीके के करती है, ठीक है। कौन से दो तरीके? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर डायरेक्ट के अंदर जाएंगे अपन, ठीक है। तुम लोगों के जो पेपर है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। डायरेक्ट इज फॉर 50 मार्क्स एंड इनडायरेक्ट इज फॉर 50 मार्क्स, ठीक है। ये अब न्यू सिलेबस से ऐसा हो गया। ओल्ड सिलेबस में पहले 60 और 40 का डिस्ट्रीब्यूशन था, और इसमें 30 मार्क्स के क्या आएंगे? एमसीक्यू, ठीक है ना। तो 15 मार्क्स के एमसीक्यू इस वाले पोर्शन से और 15 मार्क्स के एमसीक्यू इस पोर्शन से, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? पता है तुम लोगों को? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बता सकते हो थोड़ा सा? हाँ, डायरेक्टली जो किसी की वेल्थ या फिर इनकम पे काटा जाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हमको इनडायरेक्ट मतलब जो उसको इनडायरेक्ट बॉन्ड नहीं करना पड़ता, मतलब हमें बॉन्ड करना पड़ता है लेकिन हम पे नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स। बॉन्ड करना पड़ता है पर पे नहीं करते हैं का क्या मतलब है? किसी और का टैक्स अपन पे करते हैं, जैसे कि किसी तुम लोग शॉप सब लोग सही हो, बट थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर्ड करो। हाँ, डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट है, हाँ, अपन गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, अपन गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उस पे जो मतलब अमाउंट रहता है उससे मतलब गवर्नमेंट टैक्स करेगा। और कई बार ऐसा रहता है कि पता ही नहीं चलता क्योंकि प्राइस के अंदर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं रहता, तो वो उस कारण से टैक्स देता है। ठीक है। टैक्स जो अपन डायरेक्ट देते हैं। कृष्णकांत, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? ये देखो, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये है हम, है ना। हम बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से क्या कमा रहे हैं? पैसा, ठीक है। हमारे पास पैसा आया बहुत सारे सोर्सेस से आया, ठीक है। हम जॉब भी कर रहे हैं, हमने प्रॉपर्टी भी रेंट पे चढ़ाई हुई है, हमने एक्स्ट्रा पैसा, अब तो सीए बनने वाले तो बहुत पैसा होगा, है ना, ठीक है। फिर हमने कुछ पैसे शेयर में भी लगा के रखे हुए हैं, तो उससे डिविडेंड भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस से क्या हो रहा है? इनकम आ रही है। अब हमने बहुत सारी इनकम कमाई, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये पूरा तो अकेले एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसमें से कुछ पार्ट निकाल कर हमें दे दो खुद से चुपचाप, ठीक है। तो हमने जो भी कमाया उसमें से एक पोर्शन हमने अलग किया और अपने ही हाथों से हमने किसको दे दिया? अपने ही हाथों से किसको दे दिया? गवर्नमेंट को,
ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने और गवर्नमेंट ने बात करी, ठीक है, बीच में कोई आया क्या, नहीं आया, तो ये कौन सा टैक्स हुआ, डायरेक्ट, ठीक है, कि मेरे पास जो भी इनकम आई उसमें से खुद से मैंने एक पोर्शन अलग किया और किसके हाथ में दे दिया, गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया, ठीक है। एक टैक्स हुआ करता था वेल्थ टैक्स, अब हट गया है वो, उसमें भी आपकी जो संपत्ति है, वेल्थ है, ठीक है, जो बहुत अमीर लोग होते थे, ठीक है, जैसे राजा महाराजा या वैसे जिनकी बहुत प्रॉपर्टी है, वो अपनी वेल्थ का 1% हर साल गवर्नमेंट को देते थे खुद से, ठीक है, हाथ से, है ना। तो ये क्या था, डायरेक्ट, है ना। अभी डायरेक्ट टैक्स में हमें सिर्फ एक चीज पढ़नी है, इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आप जो इनकम कमा रहे हो उस पर आप डायरेक्टली क्या कर देते हो, एक पोर्शन गवर्नमेंट के हाथ में देते हो, ठीक है, खुद से देते हो, राइट। अब इनडायरेक्ट में क्या हुआ, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, ये यहाँ पर बैठा हुआ मैन्युफैक्चरर है ना, या रिटेलर या सर्विस प्रोवाइडर, और ये मैन्युफैक्चरिंग रिटेलर या सर्विस प्रोवाइडर किसको गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, कस्टमर्स को, ठीक है। अब इसने 100 रुपए का गुड्स बनाया, ठीक है, 100 रुपए के गुड्स इसने बेचे इस कस्टमर को, 100 रुपए पे 10 रुपए का क्या लगा, टैक्स, ठीक है। तो कस्टमर ने 110 किसको पे किए, मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए अपनी जेब में डाले, 10 रुपए निकाल कर किसको दे दिए, ठीक है। हम कंज्यूमर हैं, हमको पता ही नहीं चला कि हमने तो 10 रुपए का क्या दिया है, हमको क्या लगता है हमने 110 रुपए का सामान लिया, ठीक है, जबकि उसमें 10 रुपए क्या थे, ठीक है। बहुत बार हमें दिख जाता है कि यार टैक्स लग रहा है, जैसे बिल में मिलता है हमको, कोई हम खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, उसमें जीएसटी लगा हुआ होता है, तो उसमें दिख रहा होता है कि इतने का खाना खाया उसमें प्लस इतना जीएसटी, तब हमको पता चलता है कि जीएसटी लग रहा है। बट जब हम लेस का पैकेट खरीदते हैं तो तुम लोगों को पता है उसमें भी तो जीएसटी जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिस्किट का पैकेट खरीदते हो उसमें भी तो जीएसटी जुड़ा हुआ है, पर उसमें अलग से उसमें क्या लिखा होता है, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है, उसमें इंक्लूडेड है ऑल टैक्सेस, बट हमको पता नहीं चलता, हम क्या बोलते हैं, हमने कितने के लेस खाए, 10 रुपए के 10 रुपए के हमने क्या खाए, चिप्स, क्लियर है, जबकि हमने 10 रुपए के चिप्स नहीं खाए बेटा, है ना, उसमें हमने 8 या 9 रुपए के चिप्स खाए होंगे और बाकी का गवर्नमेंट को गया होगा उसमें से थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर है। तो हमने अपने हाथ में टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, हमने तो क्या किया, गुड्स लिया या सर्विस लिया, उसके प्राइस के साथ टैक्स भी पे कर दिया टू मैन्युफैक्चरर, टू रिटेलर और टू सर्विस प्रोवाइडर, हमसे चला गया टैक्स, अब वो हमसे लेकर किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को, ठीक है। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना। इसमें जीएसटी आएगा, कस्टम ड्यूटी आएगा, ठीक है, एक्साइज भी लगा करता था, अभी एक्साइज लगता है बट हमको पढ़ना नहीं है, अभी एक्साइज लगता है सिर्फ कुछ गिने चुने आइटम्स में, जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, ठीक है, उस पे एक्साइज लगता है, तो एक्साइज एक्चुअली 90% अबॉलिश हो चुका है। ये प्रोडक्शन पे लगता था, एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे लगता था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, मतलब करीब 17 इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर एक जीएसटी लेकर आए, ठीक है। तो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिर्फ जीएसटी और कस्टम है, तो कस्टम तो अपन फाइनल में पढ़ते हैं, अभी तुम लोगों को क्या पढ़ना है, जीएसटी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ कि गवर्नमेंट ज्यादा किससे कमाती होगी, डायरेक्ट से या इनडायरेक्ट से, डायरेक्ट कितने लोग बोल रहे हैं, रचित बोल रहा है, ओके, इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट से क्यों नहीं, क्योंकि किसी एक
लोगों को डायरेक्ट टैक्स लगता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर इनकम लेवल होता है उसको हाँ 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 बिल्कुल। और एक टर्म सिखाती हूँ, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है। और ये जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये क्या है, रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्यों? क्योंकि कम इनकम ग्रुप वालों को डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। और अभी रेट्स पर जब आएंगे तब तुम लोग देखोगे स्लैब रेट है, ठीक है, कि आप जो पैसे कमा रहे हो उसमें भी अलग अलग पोर्शंस किए जाएंगे आपकी इनकम के। पहले कुछ पोर्शन पे टैक्स नहीं लगेगा, दूसरे पोर्शन पे कम रेट से लगेगा, तीसरे पोर्शन पे ज्यादा रेट से लगेगा, फोर्थ पोर्शन पे और ज्यादा रेट से लगेगा। तो मान लो कि मैं सिर्फ पहला पोर्शन ही कमा रही हूँ और आगे कमा ही नहीं रही हूँ, तो मुझे टैक्स पे करना ही नहीं। मैं सिर्फ पहला और दूसरा पोर्शन कमा रही हूँ, तो पहले पोर्शन पे मुझे टैक्स पे नहीं करना है, दूसरे पोर्शन पे मुझे कम रेट से टैक्स पे करना है। फिर मैं और अमीर हुई और मेरी सैलरी बढ़ गई या और मेरी इनकम बढ़ गई, तो मेरे पास तीसरा पोर्शन भी आने लगा, तो मेरा रेट तीसरे पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा रेट से, और मैं और अमीर हो गई तो मैं फोर्थ पोर्शन भी कमाने लग जाऊंगी, जिस पर मुझे सबसे हाईएस्ट रेट से क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ज्यादा अमीर हूं तो मैं ज्यादा टैक्स पे कर रही हूँ, अगर मैं ज्यादा अमीर नहीं हूँ तो मैं कम टैक्स पे कर रही हूँ, अगर मेरे को बहुत ही कम इनकम मिल रही है तो मैं टैक्स नहीं पे कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या है कि कम इनकम ग्रुप वालों के ऊपर कोई टैक्स का बर्डन नहीं है, समझ में आया। पर इनडायरेक्ट वैसा नहीं है, तुम अभी जाकर चिप्स खरीदो तो टैक्स पे करके आओगे क्या, हाँ, समझ में आया, ठीक है। जो नहीं कमा रहे पैसा, जो भीख मांग कर पैसे जुगाड़ते हैं, ठीक है, और अपने लिए 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदते, चिप्स का नहीं बिस्किट का, चलो बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं अपने लिए, क्या वो भी टैक्स पे कर रहे हैं? पर बेटा वो तो कमा ही नहीं रहे, फिर भी टैक्स पे कर रहे हैं क्या, हाँ, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो गुड्स के कंजम्पशन पे लग रहा है ना, तो जो भी कंज्यूम कर रहा है, एक बच्चा भी पैदा हुआ, क्या वो कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम तो कर रहा है, ठीक है ना, उसके लिए बेबी प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, खाना आ रहा होगा, तो वो जितना कंज्यूम कर रहा है उस पर भी तो टैक्स जाएगा, पर वो बच्चा कुछ नहीं कमा रहा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। कंजम्पशन पे लगने वाला टैक्स, तो कंज्यूम सब कर रहे हैं तो टैक्स सब पे कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसमें चोरी, इनडायरेक्ट टैक्स में आप चोरी नहीं कर सकते, कैसे करोगे, कंज्यूम तो करोगे ना, ठीक है। चोरी बस इतनी हो सकती है कि कोई जीएसटी में रजिस्टर होना चाहिए पर उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा है, तो जब तक गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी तब तक वो जीएसटी नहीं लगा रहा है, ठीक है। बट अगर दिक्कत नहीं होती है लोगों को जीएसटी में रजिस्टर होने में भी, क्योंकि हाँ उसके कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं, पर उसको पता होता है कि टैक्स उसकी जेब से नहीं जाने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको टैक्स तो सामने वाले से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है, तो हमें सिर्फ इतनी दिक्कत है कि हमको कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमको सीए के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, और 4 बार रिटर्न भरनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो बस ये कंप्लायंसेस के लिए लोग थोड़ी सी आलस पने में चोरी कर लेते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, जबकि करवा लेना चाहिए, जब तक गवर्नमेंट को पकड़ती है तब तक वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इससे ज्यादा कोई चोरी नहीं हो सकती। इनकम टैक्स में तो सोच के देखो, दर ज्यादा होता है ना, आपको क्या करना है, आपने के पैसा कमाया, पैसा आपके सामने है, उसमें से गवर्नमेंट बोल रही है कि एक पोर्शन हमें दो, कितना दर्द होगा अंदर से, सोच के देखो, ठीक है। इतने मेहनत से हमने 100 रुपए कमाए और हमको लग रहा है ये 100 रुपए हमारे हैं, और हमको गवर्नमेंट बोल रही है इसमें से 30 रुपए हमें दे दो, ठीक है, तो बहुत दर्द होता है, तो दर्द होता है तो इंसान क्या करता है, चोरी, कैसे, इनकम दिखाता नहीं है, अलग अलग रास्ते ढूंढता है कि इनकम कम दिखानी पड़े, ठीक है, और बिल्कुल झूठ नहीं है ये, सीएस भी हेल्प करते हैं ये चोरी करने में, ठीक है, नहीं करनी चाहिए उनको, है ना, मोदी जी ने भी अपने भाषण में बोला है कि सीएस बहुत ट्रस्टवर्दी, तो फिर नहीं करना चाहिए, बट करते हैं, ठीक है, हाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या समझिए क्या, हाँ, तो गवर्नमेंट
ज्यादा किससे कमाती है? इनडायरेक्ट से, ठीक है। कम कमाती है इनकम टैक्स से। क्लियर है? गवर्नमेंट के लिए इजी भी होता है इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट करना, क्योंकि लोग चोरी करते हैं इनकम टैक्स में, तो बहुत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारो, ठीक है, पूरा एक एक स्क्रूटनी करो, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, असेसमेंट वगैरह की। चलो आ जाए यहाँ पर अब मेन अपने पोर्शन में, इनकम टैक्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? इनकम टैक्स लॉ। अब जब मैं ये वर्ड लॉ यूज कर रही हूँ बेटा, ठीक है, तो लॉ के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या पढ़ना है अपन को इस लॉ के अंदर, ठीक है। देखो, इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है, एक तो हमको यही पढ़ना है ना, पर हमारा सब्जेक्ट इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ। तो लॉ के अंदर सिर्फ एक्ट नहीं आता, ठीक है, इसके अलावा भी और चीजें आती हैं। तो अपन फटाफट एक देखते हैं कि इसके अंदर अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं, है ना। तो अपन को पहले क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट। एक्ट के अंदर तुम लोगों को पता है सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, हाँ, और क्या होते हैं? क्लॉजेस, ठीक है, सब क्लॉजेस, हाँ बिल्कुल सही, और प्रोविजंस होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, ठीक है, इतना नहीं जाता ठीक है ना। क्या तुम लोग को पता है सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोविजंस और एक्सप्लेनेशंस क्या है? हाँ, सब पता है सारी चीजें। अच्छा ठीक है, मान लो कि मैंने लिखा सेक्शन 11, इसमें से कौन सा सेक्शन है, कौन सा सब सेक्शन है, कौन सा क्लॉज है, कौन सा सब क्लॉज है? सेक्शन सब सेक्शन 2, क्लॉज 4, सब क्लॉज 8, ऐसे रीड करते हैं, है ना। ओके, सेक्शन 231, सेक्शन 2 क्लॉज 30 क्यों क्लॉज? डेफिनेशनल सब क्लॉज, सब सेक्शन क्यों? क्यों नहीं? सब सेक्शन में और क्लॉज में क्या फर्क है? क्लॉज में सब मतलब अलग इंडिपेंडेंट होता है, क्लॉज में अलग अलग बातें दी होती हैं, ठीक है, जैसे एक सेक्शन के 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, और चारों इंडिपेंडेंट बातें करते हैं, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंक नहीं है, तो ये चारों क्लॉजेस हैं बेटा, सब सेक्शन नहीं। बट अगर चारों डिपेंडेंट हैं, लिंक्ड है, एक ही बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक की बात को दूसरा कंटिन्यू कर रहा है, तो ये सब क्या है? सब सेक्शन है, ठीक है। तो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 2, सेक्शन 10 और सेक्शन 47, ये 3 सेक्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर अपन को सब सेक्शंस नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे? सीधे क्लॉजेस। सेक्शन 2 तो तुम लोग जानते हो, हर लॉ का, हर एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशन, एक डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन से लिंक्ड नहीं होती है ना। तो जितने भी सेक्शन 2 पढ़ने वाले हैं, क्लॉज 31, क्लॉज 10, ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही सेक्शन 10 के अंदर भी अपन एक लिस्ट देखेंगे, और 47 के अंदर भी अपन लिस्ट देखेंगे, बाकी सब में सब सेक्शंस बनेंगे, है ना। चलो, ये हो गई इनकम टैक्स एक्ट, नोट से भी देखते जाएं।
ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, है ना। इस साल जो एक्ट आता है अगले साल के ईयर में लागू होता है। ठीक है बेटा, 1 to 298 सेक्शंस हैं इसके अंदर, बट एक्चुअली में मैंने बताया भी था, फ्री बैच में बताया था अमेंडमेंट इतनी सारी आ गई, अमेंडमेंट्स, और उसके अंदर देखो क्या हुआ, पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उन्होंने 298 सेक्शन बना दिए। ठीक है, बट फिर उनको अमेंडमेंट करना था या बीच में कोई सेक्शन ऐड करना है। अब क्या है, सेक्शन भी ना ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं, जैसे कि सैलरी वाली इनकम से रिलेटेड सेक्शंस एक सीक्वेंस में मिलेंगे, ऐसा तो नहीं कि एक पहले मिल जाएगा और एक बहुत बाद में मिलेगा। ठीक है, तो वो एक ही साथ मिलेंगे पूरे सेक्शंस। अब मुझे सैलरी इनकम से जुड़ी हुई बात ऐड करनी है, एक नया सेक्शन ऐड करना है, बट बेटा वो तो सीक्वेंस में पहले जमे हुए हैं, तो अब मैं कैसे करूंगी? मैं उसमें डालूंगी 32(1), 32A, 32B, 32C। समझ में आया? ठीक है ना, क्लियर है? तो उन्होंने ABCD करके इतने सारे सेक्शन बना दिए कि अब 600 से थोड़े से ज्यादा, 600 के अप्रॉक्स क्या है इनकम टैक्स में सेक्शन है। ठीक है, उसमें से कुछ हट भी गए, है ना। चलो, इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है? हमको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। सेकंड बेटा अपन को कवर करना है फाइनेंस एक्ट। कौन सा फाइनेंस एक्ट हमको लगेगा? हमको लगेगा फाइनेंस एक्ट 2023। ठीक है, तुम लोग को पता है हर साल बजट पेश होता है 1 फरवरी को। ठीक है, और इलेक्शन वाले ईयर में हर साल में एक बजट पेश होता है, पर इलेक्शन ईयर में 2 बजट पेश होता है। अभी ये साल कौन सा ईयर है? इलेक्शन है, तो इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, मिनिस्ट्रीज अपॉइंट होंगी, और मिनिस्ट्रीज अपॉइंट होने के जस्ट बाद एक और बजट आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? सरकार चेंज हो सकती है, तो जो पुरानी सरकार है वो बोलेगी, क्योंकि देखो क्या है, 1 फरवरी 2024 चल रहा है अभी, अगर इस साल की बात करें तो, है ना। 1 फरवरी 2024 को बजट आया। अब मान लो अभी तो डेट अनाउंस नहीं हुई है, इलेक्शन होते हैं जून में या जुलाई में, या जुलाई अगस्त तक क्या बनती है, नई सरकार बन जाएगी। अब मान लो सरकार चेंज हो गई, बीजेपी हट गई, मान लेते हैं हम क्योंकि फिर समझोगे कैसे, है ना। अगर मान लो कि बीजेपी चेंज हो गई और उसकी जगह कांग्रेस आ गई। ठीक है, अब कांग्रेस, अब ये जो बजट आया, ठीक है, ये पूरे साल चलेगा ना। ठीक है, अब कांग्रेस बोलेगी कि हम दूसरे के डिसाइडेड प्लान पर क्यों चले, हम तो अपना खुद का प्लान बनाएंगे। बजट इज व्हाट? प्लान ओनली, जो सरकार को पूरे एक साल क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो वो बोलेगी कि हम उसका बनाया हुआ प्लान फॉलो क्यों करें, हम तो अपना खुद का प्लान लाएंगे। तो ऐसा ही बना दिया गया है कि इलेक्शन वाले ईयर में सरकार चेंज हो चाहे ना हो, बजट 2 आते हैं। ठीक है, तो अभी जो 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, ठीक है, वो इंटरिम बजट था, मेन बजट आएगा अब इलेक्शंस के बाद। ठीक है, क्लियर है? पर अभी हमको ये वाले से मतलब नहीं है। ठीक है, 24 वाले बजट में जो भी आया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है जो बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2023 का। ठीक है, समझिए क्या है ना। 31 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट ने इस बजट को क्या दिया था, फाइनेंस बिल को क्या दिया था, अप्रूवल। कोई भी एक्ट कैसे पास होता है ये पता है तुम लोगों को? जल्दी से एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं फिर से, कैसे पास होता है कोई भी एक्ट? ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट होने के बाद
बिल पास होता है, both the houses and पास हो गया, फिर अभी भी बिल ही है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, अप्रूव हो गया तो क्या बन गया, ठीक है। अप्रूव जिस दिन हो गया उस दिन क्या बन गया, एक्ट। ऐसी इनकम टैक्स भी बना होगा। अब हर साल इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस लाए जाते हैं, अमेंडमेंट जो होते हैं वो फाइनेंस बिल के थ्रू होते हैं। हर साल बजट के अंदर एक पार्ट होता है फाइनेंस बिल का, फाइनेंस बिल के अंदर प्रपोज अमेंडमेंट्स होते हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट में करने हैं, ठीक है। फिर फाइनेंस बिल जब अप्रूव हो जाता है प्रेसिडेंट से तो वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट। और फिर इस एक्ट में लाए गए अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स में डाल दिए जाते हैं। समझ में, इस तरीके से इनकम टैक्स एक्ट हर साल क्या होता है, अमेंड होता है, ठीक है। अमेंडमेंट्स के अलावा फाइनेंस एक्ट में आते हैं रेट्स, टैक्स के जो रेट्स अपन को लगाने हैं इनकम कैलकुलेशन के बाद, जिस रेट से अपन टैक्स लगाएंगे वो रेट्स भी कहाँ दिए हैं बेटा, फाइनेंस एक्ट के अंदर। समझे क्या, ठीक है। तो हमको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, बट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023। 2023 तक जितने भी चेंजेस लाए गए हैं वो सारे चेंजेस के साथ हमको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना, प्लस हमको रेट्स पढ़ने हैं जो फाइनेंस एक्ट 23 में दिए हुए, उसी रेट से हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करके आएंगे। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। चलो, तो एक्ट हो गया फाइनेंस एक्ट 2023 हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा हम इनकम टैक्स लॉ के अंदर भी और भी चीजें हैं, लॉ के अंदर अभी तो 2 ही चीजें हुई है ना, नोट से भी देखते जाना। थर्ड चीज क्या लिखी हुई है देखो, इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है। देखो, जो हमारे देश में पावर्स है ना वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है, ठीक है। प्री बैच में मैंने एक पीपीटी की कॉपी दी थी, ठीक है, तुम लोगों को भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। कितने लोगों के पास नहीं है, अपने पास नहीं होगी, सामने 4 लोगों के पास नहीं है, ठीक है। उसमें मैंने ये सारी बातें जो मैं अभी इधर से बता रही हूँ वो सारी उस पीपीटी में कवर है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कोई भी पावर कहाँ से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से आती है ना। उसमें ना पावर 3 पार्ट्स में बांटी हुई है, एक जुरिसडिक्शन पावर, एक लेजिस्लेटिव पावर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है। लेजिस्लेटिव लॉ बनाने की पावर, ये तो देख लिया। इनकम टैक्स लॉ बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कहाँ से मिली, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली, ठीक है। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल पास किया, अप्रूव हो गया, ठीक है। क्या बन गया, इनकम टैक्स एक्ट, ये लॉ बन गया। अब इस लॉ को एडमिनिस्टर कौन करेगा, लॉ में जो बातें लिखी हैं वो मानी जा रही हैं या नहीं मानी जा रही हैं, इस बात को इंश्योर करने का काम कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्ट्रीज, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्ट्रीज एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो लॉ बने हैं वो पूरे फॉलो हो जाए, ठीक है। तो अब इनकम टैक्स की अगर बात करें तो मिनिस्ट्रीज में कौन सी मिनिस्ट्री इनकम टैक्स का जिम्मा उठाई होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री,
फाइनेंस मिनिस्ट्री ये देखने का काम करती होगी कि इनकम टैक्स के अंदर जो बातें लिखी हुई है वो फॉलो हो रही है या नहीं, ठीक है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री को सिर्फ इनकम टैक्स तो नहीं देखना होगा, उसको इनडायरेक्ट टैक्स भी संभालना है, ठीक है। तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या बना के रख लिए, 2 बोर्ड्स, है ना, एक सीबीडीटी और एक सीबीआईसी, ठीक है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ठीक है। तो सीबीडीटी के अंदर अगर अपन आए, डायरेक्ट टैक्स, इसके अंदर आता है बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में सुना होगा ना, ठीक है, जो पूरा असेसमेंट करते हैं, जो रेट्स होती है इनकम टैक्स की, वो कहां से होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है, क्या बना के रख दिए, रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स, इस रूल्स के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे रेट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट में लिख दिया कि भैया ये करना है एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड। अब वो कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। इनकम निकालने के लिए, ठीक है, असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है एज पर द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड, वो कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो रूल्स किसने बनाए हैं, सीबीडीटी ने, ठीक है। रूल्स के को अमेंड करने के लिए 1 साल का वेट करना नहीं पड़ता, सीबीडीटी इसको अमेंड कभी भी कर सकता है, समझ में आया, ठीक है। तो हमको कवर करने पड़ेंगे बेटा इनकम टैक्स रूल्स भी, तो ये क्या हो गया, नंबर 3, है ना। अब वापस आते हैं, यहां पर मैं 3 पावर्स की बात कर रही थी, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शनल पावर किसके पास है, ठीक है, कोर्ट्स, है ना। कोर्ट में सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे, है ना। और अगर इनकम टैक्स की बात करें तो उसके नीचे है बेटा आईटैट, बताती हूँ क्या है, और उसके नीचे है सीआईटी अपील्स। मतलब ऐसे जाता है, सबसे पहले आपको अपील करना है, अगर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया है, आपको बोला जा रहा है इतना टैक्स भरो, और आप बोल रहे हो नहीं इतनी तो इनकम है ही नहीं, हम इतना टैक्स नहीं भरेंगे, लड़ाई हो गई, किसके बीच में हुई, आपके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में। मतलब आप और फाइनेंस मिनिस्ट्री लड़ रहे हो, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही पार्ट है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आपके बीच में क्या हुई, लड़ाई। कहाँ जाओगे अपील करने, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे, नीचे से चालू करते हैं, कहाँ जाएंगे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। इन्होंने सुनी, इन्होंने डिसीजन दे दिया, नहीं पसंद आया हमें, है ना, ऊपर जाएंगे, इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल, ठीक है, इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल के बाद इन्होंने भी डिसीजन दिया, हमको वो भी पसंद नहीं आया। फिर कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में डिसीजन में पसंद नहीं आया, बट हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट हर डिसीजन के लिए नहीं जा सकते, पढ़ेंगे अपन, ऐसे अपील सभी नहीं है, तुम लोगों को फाइनल लेवल पर है, ठीक है। कहीं पर क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो ही आप जा सकते हो, ठीक है। फैक्ट्स में बस कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं जा सकते हो, बहुत सारी कंडीशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर को केस सुनता नहीं बैठ सकता ना बेटा, ठीक है। पर अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से भी खुश नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन देता है, क्योंकि दिस इज द अपेक्स कोर्ट, है ना, तो ये क्या बन जाता है, लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो क्या बन गया, वो लॉ बन गया क्या, हाँ, वो लॉ ऑफ लैंड बन गया, मतलब पूरी कंट्री में वो लॉ लग जाएगा, उसका डिसीजन लॉ की तरह मानना पड़ेगा हमको, ठीक है। हाई कोर्ट ने जो बोला
वो उस पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई होता है। जिस स्टेट का हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा उस स्टेट में फिर उसी हिसाब से आगे के डिसीजन भी लिए जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो पूरी कंट्री में वही सेम चीज अप्लाई होगी। कब तक? जब तक नया लॉ नहीं लिखा है। हाँ, गवर्नमेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को खारिज कर सकती है, खारिज नहीं कर सकती पर चेंज कर सकती है। वो लॉ में ही, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में ही चेंजेस ले आएंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, चेंजेस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन खत्म हो जाएगा। समझ गए क्या ना? तो बेटा हमको इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, केस लॉज, केस लॉज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, हाई कोर्ट के डिसीजंस। ठीक है, क्लियर है ना? इसके अलावा देखो लिखा होगा तुम लोग के नोट्स में, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस हमको कवर करने हैं। सर्कुलर्स सीबीडीटी इशू करता है अपने खुद के डिपार्टमेंट के लिए, इंटरनल होते हैं ये किन के लिए किए जाते हैं? डिपार्टमेंट के ही लोगों के लिए सर्कुलर इशू किए जाते हैं। बट इसमें अगर कोई बात लिखी है तो उसका फायदा हम भी उठा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये हम पे अप्लाई नहीं होते। क्लियर है? इसके अंदर जो लिखी हुई बातें हैं वो हमको फॉलो नहीं करनी है, बट ये अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशंस या तो सीबीडीटी इशू करता है या गवर्नमेंट इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, या सीबीडीटी। नोटिफिकेशंस आते हैं कोई भी चीज को इफेक्ट में लाने के लिए, जैसे कि फाइनेंस एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट आ गया, ठीक है, बट वो एकदम तुरंत लागू नहीं हुआ। उन्होंने लिखा कि ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, बट ये कब से चेंजेस लगेंगे? एज नोटिफाइड। जब भी हमको चेंजेस इसको लागू करना होगा हम नोटिफाई कर देंगे। तो जिस दिन नोटिफाई हो जाएगा उस दिन से ये चेंज लागू हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन आएगा इसको इफेक्ट में लाने के लिए। ठीक है, समझ में आया क्या? है ना? नोटिफिकेशन सब पे लागू होते हैं, एसएससी पे भी, एसएससी मतलब जो परसेंट जिस पर इनकम टैक्स लग रहा है, और अंदर के डिपार्टमेंट के लोगों पर भी। ठीक है ना? ठीक है, तो इनकम टैक्स रूल्स और नोटिफिकेशंस और डिसीजंस ऑफ कोर्ट। ठीक है, इतनी चीजें अपन को इनकम टैक्स लॉ में कवर करनी है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई तुम लोगों को अच्छे से? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैंने क्या डाला हुआ है, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, इस चार्जिंग सेक्शन को पढ़ते फिर मैं आज की छुट्टी करूंगी। ठीक है, इसी से अपना इनकम टैक्स क्या होगा, स्टार्ट होगा। चार्जिंग सेक्शन क्यों बोल रहे हैं इसको? कि ये सबसे मेन सेक्शन है इनकम टैक्स का। चार्जिंग सेक्शन नाम से क्या समझ में आ रहा है, बता सकते हो? इनकम टैक्स को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ये जो है सेक्शन, ये बता रहा है कि इनकम टैक्स किस पे लग रहा है, किस रेट से लग रहा है, कौन से पीरियड में कमाई हुई इनकम पे लगेगा और किसको किसके ऊपर लगेगा। ये तो ये ना इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। ठीक है, समझ में? तो ये क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स हर पर्सन पे लगेगा, इनकम टैक्स हर पर्सन पे लगेगा। ठीक है, द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन। ठीक है, किस पे लगेगा, एवरी पर्सन पे। कौन सी इनकम पे लगेगा, ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, है ना, एंड नॉट असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर क्या है, टोटल इनकम क्या है, पर्सन किसको बोलते हैं, ये सब पढ़ना है अपन को भी। ठीक है,
इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, हर असेसमेंट ईयर में क्या होता है, इनकम टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। मतलब हर असेसमेंट, अब असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर में कमाना है और हर असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स लग रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पे असेसमेंट ईयर में क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है वो, है ना। और एवरी पर्सन पे लग रहा है, और कौन से रेट से लग रहा है, पहली लाइन, टैक्स शैल बी चार्ज ऑन द रेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट 2023, उसमें हमारे काम के रेट्स दिए हुए, ठीक है। और द इनकम टैक्स एक्ट, कुछ रेट्स फाइनेंस एक्ट में दिए होते हैं, कुछ रेट्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही मेंशन है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, विनिंग जो होती है, विनिंग्स जो होती है, जैसे कोई गेम खेला तुमने और तुम पैसे जीते, तो जो जीतने पर इनकम होती है उस पे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही दिया है कि 30% से टैक्स लगेगा, समझ में आया। तो कुछ रेट्स फाइनेंस एक्ट से मिलेंगे, कुछ रेट्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, या कुछ में अपन को दोनों की बात माननी पड़ेगी, समझ में। तो इनकम टैक्स किस पे लग रहा है, एवरी पर्सन। तो अभी पर्सन का मतलब जानना है, यू डोंट नो कौन पर्सन है, ठीक है, इनकम टैक्स के अंदर कौन पर्सन है। कौन सी इनकम पे, टोटल इनकम, जो कि हमें कैलकुलेट करना सीखना है, टोटल इनकम ही कैलकुलेट करना हम सीखने वाले हैं, ठीक है, ड्यूरिंग आवर कोर्स, है ना। कौन से ईयर में कमाई हुई इनकम होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में। टैक्स कब लगेगा, एवरी असेसमेंट ईयर, ठीक है। और कौन से रेट से लगेगा, रेट मेंशन इन द फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, और समझ में आया। तो अभी इस सेक्शन के अंदर की कोई बात हमको पता नहीं है, ठीक है, हमको कुछ भी नहीं पता। देखो तुम लोग को रेट्स पता है क्या, नहीं। तुम लोग को पर्सन कौन है ये पता है, नहीं। तुम लोग को टोटल इनकम पता है, नहीं। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पता है है ना। तो अब एक एक करके इसकी सारी बातें अब समझना चालू करेंगे। कल अपन समझ जाएंगे पर्सन किसको कहते हैं, प्रीवियस ईयर असेसमेंट किसको कहते हैं, और रेट्स तो बहुत सारे हैं, उसमें से टाइम बचा तो कल एक रेट तो अपन समझ कर जाएंगे, ठीक है, समझ गए क्या। चलो तुम लोग की अगर बैठने की क्षमता थोड़ी ज्यादा है तो कल से डेट